हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मुझे लगता है आपने पिछली 3 क्लासें अच्छे से देखी होंगी और उनमें शायद कोई डाउट नहीं होगा, तो इसीलिए आपने पूछा नहीं है कुछ भी मुझसे। तो अच्छी बात है अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। लेकिन अगर नहीं देखी है तो आपका देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्लास बहुत मेहनत से बनाता हूँ। और अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर मैं लाइव क्लास ही ले लेता। इससे अच्छा तो जैसे मैं पहले ले रहा था, लेकिन कुछ बच्चों को नेटवर्क की दिक्कत थी, तो इसलिए फिर मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो का प्रावधान शुरू किया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लासें अच्छे से और सारी क्लासें कंप्लीट देखनी चाहिए। ठीक है, देखिए कलम ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे शुरू करते हैं। बारी एबक को पढ़ने की है, लेकिन एक टॉपिक और है एबक से पहले जो हमें पढ़ लेना चाहिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, तो अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। खासकर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि हम दिल्ली सल्तनत को किन किन स्रोतों से जानते हैं। स्रोतों में खासकर क्या है, जो उस समय शासक थे, उन शासकों के समय जो भी दरबारी लेखक थे, इतिहासकार थे, उनकी किताबें हैं। मेन स्रोत यही है। उसके बाद उनके सिक्के भी हैं, लेकिन सिक्कों का मध्यकाल में जा करके इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा एक विस्तार नहीं है जितना कि इन ग्रंथों का ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, तो जहाँ से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अच्छे से। ये हमारी चौथी क्लास है, क्लास 4। लिखते जाइएगा ना अच्छे से, और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। कुछ लेखक हैं, उनकी किताबें हैं, और उन किताबों में क्या क्या दिया है, हल्का हल्का एक आध पॉइंट हम ये देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, एक तो आप ही के एग्जाम बनते हैं, बीए के एग्जाम में। हालांकि सिलेबस में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना है, क्योंकि बीच बीच में जब शासक आएंगे तो वहाँ इन किताबों का जिक्र जरूर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छे से पढ़ लेना है। और जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे आगे चल करके, तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, खास करके जो स्रोत है उनमें अभिलेख हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो खासकर साहित्यिक स्रोत है, एक तो साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है हमारा पुरातात्विक। अब इसमें क्या आ जाते हैं, सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, और इमारतें आती हैं। ठीक है, जैसे कुतुब मीनार हो गई, अलाई मीनार हो गई, सुल्तानगढ़ी का मकबरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत ही हैं सभी। अभिलेख हैं, ठीक है, सिक्के हैं। तो हमारा ध्यान, हमारी जो क्लास का फोकस है वो खासकर कहाँ है, साहित्यिक स्रोत पर। क्लियर? साहित्यिक स्रोत में एक और कॉलम होता है, विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें मार्को पोलो है, जो पांड्य राज्य के बारे में बताता है लास्ट में जाकर के। ठीक है, और रहला नाम की किताब है। ठीक है, और रहला नाम की किताब किसकी है, रहला, अगर पढ़ा हो आपने तो, इब्न बतूता की। एक गाना भी आया था, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर। ठीक है, तो वो गाना भी आया था, तो इसे याद रखना है। फिर चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी इसकी अच्छे से शुरुआत करते हैं। देखिए नंबर 1 पर है चचनामा। ये सभी नोट कर दिया ना।
चचनामा। इसके बारे में मैंने जब अरबों का आक्रमण पढ़ा था हमने, तब वह बताया भी था कि ये एक अज्ञात लेखक ने अरबी भाषा में लिखी है। अज्ञात लेखक ने अरबी में लिखी है, जिसका अनुवाद फारसी में हुआ था, जिसका अनुवाद फारसी में हुआ है अबू बकर कूफी द्वारा। अबू बकर कूफी द्वारा, ठीक है। एक हो गया हमारा। अगला देखिए, तहकीक हिंद। इसके बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। तहकीक ए हिंद, इसका अगला नाम और एक और, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। इसका लेखक कौन है, आप जानते ही हैं। इसका लेखक कौन है, अल बरूनी। तो अल बरूनी के जितने ही फैक्ट थे हम अरब इतिहास वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसे अब यहाँ आगे ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हमारी क्लास ही ज़्यादा लंबी होगी और कुछ और भी चीज़ें हैं मुख्य जिन्हें हमें पढ़ना आवश्यक है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 पे है ताज उल माशिर। ये किताब का नाम है, ताज उल माशिर। इसके लेखक हैं हसन निजामी। हसन निजामी। इसमें दिया क्या गया है, 1191 से लेकर के 1270 तक, 1191 से लेकर के 1217 तक गौरी और ऐबक का शासनकाल है इसमें खास करके, ठीक है। कुछ थोड़ा सा हिस्सा इल्तुतमिश का भी आता है, जो 7 सालों का है। 7 साल का इतिहास इल्तुतमिश के समय का भी है, इल्तुतमिश के समय का भी है, लेकिन खासकर किसका है, गौरी और ऐबक के शासनकाल का है, 1191 टू 1270। ताज उल माशिर हसन निजामी की रचना है। क्लियर। इसी किताब में लिखा है कि ऐबक ने दिरहम और दीनार नामक सिक्के चलाए थे, लेकिन इस बात का किसी और इतिहासकार ने कोई समर्थन नहीं किया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला, तबकात नासिरी। तबकात नासिरी, तबकात नासिरी के लेखक है मिन्हाज उस सिराज। तबकात नासिरी, इसके लेखक हैं मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज,
ये इल्तुतमिश के समय में लिखी गई किताब है, ठीक है। ये सॉरी, यह किताब जो है इल्तुतमिश के समय नहीं, यह किताब नासिरुद्दीन महमूद के समय लिखी है, इसीलिए इसका नाम है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी, इसमें इल्तुतमिश के समय का इतिहास दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इल्तुतमिश के समय का इतिहास दिया हुआ है। इस किताब का नाम है तबकाते नासिरी। नासिरी मतलब नासिरुद्दीन महमूद को यह किताब समर्पित है। तो ये पॉइंट लिख लेना, यह किताब, यह पुस्तक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है, ठीक है। अब इसमें कहां से कहां तक दिया हुआ है, इस किताब में 1227 ईस्वी से 1259 ईस्वी तक का इतिहास दिया गया है, ठीक है। 1236 में तो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी, तो 27 से इसमें दिया हुआ है, और 59 में भी नासिरुद्दीन महमूदी शासक था, तो इसीलिए इसमें जो है रजिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो कैसे शासन पर बैठी, कैसे सिंहासन उसने पाया, इसके बारे में भी बताया गया है। तो तबकात नासिरी एक काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुलाम वंश के मुख्य शासकों के बारे में जानकारी रखने का, ठीक है। अब इसमें एक कोट है, वो लिख लीजिए। एक कोट बोल रहा हूं मैं, एक कोट बोल रहा हूं। तबकात नासिरी में ही इल्तुतमिश के बारे में, तबकात नासिरी में ही इल्तुतमिश के बारे में लिखा गया है कि कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वान तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ, यानी कि अपनी मेहनत से कभी भी साम्राज्य पर नहीं बैठा, अपने प्रयासों से, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए। तबकात नासिरी में नासिरुद्दीन महमूद को तबकात नासिरी में नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया गया है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। इसके लेखक हैं बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। इसमें 1239 से लेकर के 1359 तक, 1239 से लेकर के
1369 तक का इतिहास इस किताब में दिया गया है, इस किताब में दिया गया है। ठीक है, यह किताब फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखी गई है। यह एक प्रकार से तबकात नासरी का ही अगला भाग मानी जाती है। क्लियर? कोई डाउट हो तो क्लास में तो ग्रुप में पूछ लेना बच्चों। इस किताब में एक फेमस कोट है, प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। टकसाल बन गया था। यह बात क्यों लिखी गई? क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग, तो जब उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया तब हर घर में सिक्कों की छपाई होने लगी थी। फिर इसीलिए वो कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। ठीक है, लेकिन बर्नी थोड़ा धर्मांध व्यक्ति था। क्लियर? आगे देखिए, इसकी एक और किताब है फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी, ये भी बर्नी की है। ठीक है, फतवाए जहांदारी ये भी बर्नी की ही है। यह तारीख फिरोजशाही का एक पूरक खंड है। यह तारीख ए फिरोजशाही का पूरक खंड है। पूरक खंड का मतलब उसके समकालीन ही लिखा गया है। तो जो कुछ बातें तारीख फिरोजशाही में लिखने से छूट गई हैं वो फतवाए जहांदारी में लिखी गई हैं। ठीक है, इसी में वो आदर्श मुसलमान के गुण दोषों का वर्णन करता है कि एक आदर्श मुसलमान शासक कैसा होगा। एक आदर्श मुसलमान शासक के गुण दोषों का वर्णन फतवाए जहांदारी में ही करता है बर्नी। क्लियर? अब एक किताब का नाम और है, तारीख फिरोजशाही, शमशे सिराज अफीफ की किताब है। दोनों किताबों के नाम सेम है, लेखक अलग अलग है। शम्स ए सिराज, शम्स सिराज अफीफ। ठीक है, तारीख फिरोजशाही एक बर्नी की भी है, तारीख फिरोजशाही शम्स सिराज अफीफ की है। वास्तव में तारीख का अर्थ होता है इतिहास। तारीख का अर्थ होता है इतिहास, फिरोज शाह का इतिहास। ठीक है, तो शम्स सिराज अफीफ ने तारीख फिरोजशाही भी लिखी है। इस किताब में 90 अध्याय हैं। 90 अध्याय इस किताब में 90 अध्याय हैं। नेक्स्ट देखिए, फुतुआत फिरोजशाही। फुतुआत फिरोजशाही, फुतुआत फिरोजशाही।
फुतुहात ए फिरोजशाही, फुतुहात ए फिरोजशाही, यह फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। और जब कोई आत्मकथा होती है तो उसका लेखक वो स्वयं वही इंसान होता है जिसके बारे में वो बात लिखी जा रही है। अगर मेरी आत्मकथा है तो उसका लेखक मैं ही होऊंगा और जीवनी कोई और लिखेगा, ठीक है। तो आत्मकथा और जीवनी में ये अंतर होता है। इसका लेखक है फिरोज शाह तुगलक। ये आत्मकथा है, ठीक है। तो आत्मकथा मैं स्वयं लिखूंगा, स्वयं लिखी जाती है। और जीवनी कोई और लिखता है, जीवनी कोई और लिखता है, ठीक है। ये अंतर ध्यान रखना। आत्मकथा इंसान स्वयं लिखता है और जीवनी कोई और लिखता है। तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? फुतुहात ए फिरोजशाही, ठीक है। इसी किताब में कहा गया है, एक कोट है, कोट में इसलिए लिखा देता हूं कि कुछ कुछ किताबों में मशहूर कोट दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन वो सीधा कोट में आ जाता है, कोट के रूप में ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये कोट किस किताब में या किस लेखक ने कहा है, ठीक है। इस किताब में कहा गया है, जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता, जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता तो मैं कैसे किसी की आजीविका छीन सकता हूं, तो मैं कैसे किसी की आजीविका छीन सकता हूं, तो मैं कैसे किसी को उसके पद से हटा सकता हूं। क्लियर? अगला स्रोत है हमारा फुतूउस सलातीन। फुतूउस सलातीन, फुतूउस सलातीन, ये इसामी की रचना है। इसामी, यही नाम आता है, इसका नाम है मलिक इसामी, मलिक इसामी। लेकिन जहां कहीं भी क्वेश्चन आएगा वहां सिर्फ यही नाम आएगा, इसामी। फुतूउस सलातीन, इसामी। यह किताब बहमनी शासक, बहमनी शासक बहमन शाह को समर्पित है, को समर्पित है। दो साम्राज्यों का जन्म हुआ था, दो राज्यों की स्थापना हुई थी। एक बहमनी राज्य था और दूसरा था विजयनगर राज्य, ठीक है। आपने एक सीरियल देखा होगा तेनालीराम वाला, तो उसमें जो विजयनगर है, तो उसी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। क्लियर? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर और बहमनी दो राज्यों की स्थापना हुई थी। उसी में से एक राज्य बहमनी राज्य है, तो उसका शासक था बहमन शाह, तो उसी को समर्पित है ये किताब फुतूउस सलातीन, इसामी की किताब है, ठीक है। इस किताब में इसामी मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख शासक कहता है। क्लियर?
नेक्स्ट लिखिए आगे। उत्बी है एक आगे लेखक है, उत्बी। उत्बी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यहां नहीं पढ़ेंगे अब। बैहाकी है एक लेखक, तो बैहाकी के बारे में भी हम आगे पढ़ चुके हैं पीछे, तो इसे भी यहां नहीं पढ़ेंगे। इन दो को अब हम यहां नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बैहाकी की किताब का नाम क्या था, याद है कुछ? बैहाकी की किताब का नाम क्या था? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे ग्रुप में लिख के भेजिएगा कि बैहाकी की किताब का नाम क्या था। मैं ये क्वेश्चन ग्रुप में भी टैग करूंगा आप लोगों को, ठीक है, तब देखता हूँ कि आप लोगों ने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो बैहाकी की किताब का नाम क्या था मैं यहां नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ग्रुप में भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला। अगला नाम है तारीख मासूमी। तारीख मासूमी। तारीख मासूमी या तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध, दोनों ही नाम एक ही किताब के हैं, तारीख मासूमी या तारीख सिंध, ठीक है। तो अब क्या है आगे इसमें देखिए, तो इसके लेखक कौन है? मीर मोहम्मद मासूम, इसके लेखक हैं। तारीख मासूमी या तारीख सिंध, दोनों नाम एक ही किताब के हैं, मीर मोहम्मद मासूम इसके लेखक हैं। इसमें अरब विजय से लेकर के अकबर द्वारा जीता गया सिंध प्रदेश का इतिहास है। अरब विजय से लेकर के यानी कि 712 से लेकर के, और जब अकबर ने इसे जीता था, ठीक है, तब तक का इसका इतिहास है। लगभग इसमें 5 और 3 8 लगभग 800 सालों का इसमें इतिहास समाहित है। तो 800 साल काफी होती है किताब के इतिहास के रूप में, तो इसमें 800 सालों का सिंध का इतिहास है। क्लियर? आगे देखिए, तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही, इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख मुबारक शाही अभी किसे समर्पित है? मुबारक शाह को। मुबारक शाह जो सैयद वंश में था, जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो तब मैंने सैयद वंश के बारे में हल्का सा जिक्र किया था, तो उसमें मुबारक शाह का मैंने नाम लिखा था, और तब मैंने कहा था कि ये मुबारक शाह खिलजी वाला नहीं है, ये मुबारक शाह है सैयद वंश का। तो तारीख मुबारक शाही हमें सैयद वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, पहली बात तो, ठीक है। आगे, और ये एकमात्र ग्रंथ है जो हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है, तारीख मुबारक शाही। क्लियर?
अगला देखिए रहला। रहला, ये किताब का नाम है रहला। रहला, ये किताब का नाम है रहला। इसका लेखक कौन है? इब्न बतूता। एक गाना आया था, इब्न बतूता बगल में जूता, पहने तो करता है चुर, उड़ जावे चिड़िया फुर। ठीक है, तो वो इसे याद रखना बस। ठीक है, ऐसे ये गाना मैंने इसलिए सुना दिया था क्योंकि आपकी वीडियो या आपकी क्लास वैसी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती होगी, क्योंकि यहाँ कोई हंसी मजाक नहीं हो पाता है, कोई सामान्य बात या कोई किसी हंसी की बात यहाँ नहीं हो पाती है ना, क्योंकि यहाँ बस मैं अकेला हूँ बोलने वाला। ठीक है, अगर आप लोग सामने होते तो अच्छे से और हम क्लासेस करते। ठीक है, लेकिन इसीलिए चलिए कोई बात नहीं, तो आगे पढ़ते हैं। रहला किताब इब्न बतूता ने लिखी है। रहला किताब इब्न बतूता ने लिखी है। आप एक बोल कर देखिएगा, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट रहेगा, इब्न बतूता। ठीक है, तो रहला किताब इब्न बतूता ने लिखी है। रहला किताब इब्न बतूता ने लिखी है। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। अब मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, खासकर उत्तरी अफ्रीका में ये आता है। ठीक है, जैसे अगर आप अफ्रीका का मैप बनाएंगे, ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ आता है इस कोने में, ये आपका मोरक्को, ये अरब हो गया। इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो यहाँ आपका इंडिया आ जाएगा। ये हो गया भारत, ये हो गया भारत। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो 1333 जो 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। और इस समय दिल्ली में शासन किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का। ये 14 साल तक दिल्ली में रहा था। तो कितना हो गया? 4 और 3 7, 3 और 1, 4 और 3 7, 3 और 1 4, 3 1। 1347 में ये वापस अपने देश आ गया था। 1347 में 14 साल बाद ये वापस अपने देश आ गया था। यानी 14 साल तक इसने मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सेवाएं दी, जिसमें ये एक बार मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर चीन भी गया था, लेकिन रास्ते में जहाज खराब होने की वजह से ये वापस लौट आया था। क्लियर? ये 8 साल तक दिल्ली के काजी की पोस्ट पे रहा था। 8 साल तक दिल्ली के काजी की पोस्ट पर रहा था। ये 8 साल तक दिल्ली का काजी भी रहा था। ठीक है, ये नोट करिए। आगे देखिए, मालफुजात तिमूरी, बड़ा अजीब सा नाम है किताब का, मालफुजात तिमूरी। मालफुजात
ए तिमूरी, तिमूरी से चीजें साफ हो रही होंगी। तैमूर, तैमूर की जीवनी, सॉरी तैमूर की आत्मकथा, तैमूर ने खुद लिखी है, तो ये तैमूर की आत्मकथा है। माल फजाते तैमूरी, तैमूर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में है। अक्सर अगर पूछा जाता है खासकर आत्मकथाओं के बारे में, चाहे वो बाबर की आत्मकथा हो, जहांगीर की आत्मकथा हो, तैमूर की आत्मकथा हो, ये किस भाषा में है, तो ये तुर्की भाषा में है। ठीक है, ये तुर्की भाषा में है। क्लियर। जफरनामा या जाफरनामा, बात एक ही है, जफरनामा या जाफरनामा। ये अली याजिद ने लिखी है, अली याजिद, अली याजिद ने लिखी है, और ये तैमूर की जीवनी है, यह तैमूर की जीवनी है। जफरनामा जीवनी है, माल फजाते तैमूरी उसकी आत्मकथा है। आगे देखिए, तारीख मुस्ताकी, तारीख मुस्ताकी, तारीख मुस्ताकी, शेख रजाकुल्ला ने लिखी है। शेख रजाकुल्ला ने लिखा है इसे, शेख रजाकुल्ला। तारीख मुस्ताकी शेख रजाकुल्ला ने लिखा है। इसमें लोधी और सूरवंश का इतिहास है। आगे देखिए, तारीख रशीदी, तारीख रशीदी, तारीख रशीदी, इसका लेखक है मिर्जा हैदर, मिर्जा हैदर, मिर्जा हैदर। यह कश्मीर का इतिहास है। इसमें कश्मीर का इतिहास। रियाज सलातीन, रियाज सलातीन, रियाज सलातीन, गुलाम हुसैन सलीम, गुलाम हुसैन सलीम की रचना है। और इसमें बंगाल का इतिहास है, बंगाल का इतिहास। ठीक है, अब एक और अंतिम लेखक बचा है बस। हालांकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये सारे श्रोताओं को एक ही क्लास में करना ज़्यादा सही लगा मुझे, तो इसीलिए ये थोड़ी सी एक लंबी क्लास है। थोड़ा आराम से रेस्ट लेके देख लेना क्लास को। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग की सुविधा है, ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, तो थोड़ा आराम से कॉपी करके देखना अच्छे से। ठीक है, बीच में देख लिया, फिर बंद करके क्लास को कुछ खा लेना, फिर आगे फिर बाकी की जो क्लास छूट जाए 20-30 मिनट की, उसे आगे फिर देख लेना। ठीक है, इससे बेहतर उपाय और नहीं हो सकता। ये एक अच्छा तरीका भी है पढ़ने का कि थोड़ा पढ़ते जाओ, थोड़ा खाते जाओ। इससे जो एनर्जी तुम्हारी खर्च हो रही है पढ़ने में,
तो कम से कम वापस तो मिले ही खाने से। चलिए, इसमें एक अंतिम लेखक है अमीर खुसरो, इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे चीजें। अमीर खुसरो, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी क्या अक्सर आते ही यहाँ से। तो अमीर खुसरो के क्वेश्चन तो आते ही हैं लगभग, ठीक है। अमीर खुसरो, इसका उपनाम या उपाधि कह लीजिए तूती ए हिंद या तूतीय हिंद, पर यह हिंद का तोता, हिंद का तोता, ठीक है। यह पहला कवि था जिसने हिंदी के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया। ठीक है, अत्यधिक प्रयोग किया। हिंदवी में, हिंदवी होती है हिंदी और फारसी को मिलाकर के जो नई भाषा बनी थी उर्दू, ठीक है। तो उर्दू हिंदवी भी कहा जाता है, इसलिए हिंदवी में रचनाएं की, पहेलियां लिखी। आप गूगल करना, गूगल करिएगा अमीर खुसरो की पहेलियां, तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आगे देखिए, इसमें इसका जन्म 1253 में अपनी यूपी में हुआ था। यूपी में कहा, एटा जिले में हुआ था। और इसके गांव का नाम था पटियाली गांव, पटियाली गांव में हुआ था। एटा जिले में पटियाली गांव में हुआ था। और अब वर्तमान में ये गांव कासगंज में है, क्योंकि एटा के 2 भाग हो गए थे, तो अब ये कासगंज में पहुंच गया है। इसने 8 शासकों का शासनकाल देखा। इसने 8 शासकों का शासनकाल देखा। पहला था मोहम्मद, जो कि बलबन का बड़ा बेटा था। मोहम्मद जो कि बलबन का बड़ा बेटा था। तो एक तो ये उसके समय में रहा था। मोहम्मद को मंगोलों ने मार दिया था और इसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये किसी प्रकार से बच करके अपनी वाक पड़ता से निकल करके भाग आया, ठीक है। तो मोहम्मद के बाद कैफूबाद, ह्यूमर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कितने हुए? 1 2 3 4 5। मुबारक शाह, इसके बाद खुशरव शाह, खुशरव शाह 6 7, और 8वां था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्लियर।
1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। अमीर खुसरो, आगे लिखिए, अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसकी कब्र या इसे निजामुद्दीन औलिया की कब्र के बगल में दफनाया गया। ठीक है, यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और इसे निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास में ही दफनाया गया है। आगे देखिए, आगे लिखिए, औलिया ने इसे तुर्कुल्ला की उपाधि दी थी। औलिया ने इसे तुर्कुल्ला की उपाधि दी थी। ठीक है, इसका एक कोट है, उस कोट को लिख लीजिएगा जहां से क्वेश्चन बनता है। राज्य की मुकुट का प्रत्येक मोती राज्य की मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी, अश्रुपूरित आंखों से गिरी रक्त की एक घनीभूत बूंद है। क्लियर, बात साफ हुई, बात क्लियर। अब इसकी कुछ किताबें हैं, उनके नाम और लिख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, किरानुस सदायन इसकी पहली किताब है। किरान उस सदायन, इसमें क्या दिया हुआ है वो थोड़ा और जान लीजिए। इसमें बुगरा खां और उसके बेटे, बुगरा खां और उसका बेटा कैकुबाद का मिलन है। बुगरा खां बलवन का बेटा था, तो बुगरा खां और कैकुबाद का मिलन है, का मिलन का वर्णन है। खजानुल फुतूह, इसे कहते हैं तारीख अलाई। तारीख अलाई कहने का अर्थ है कि तारीख माने इतिहास, अलाई माने अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास खजानुल फुतूह में दिया गया है। इसी किताब में शतरंज का खेल, शतरंज के खेल
के बारे में वर्णन है, और ये अलाउद्दीन की पहले 16 वर्षों के शासन की जानकारी है। अलाउद्दीन ने 1296 से लेकर के 1316 तक यानी 20 साल शासन किया था। ठीक है, तो 20 साल यानी कि, तो अब इसमें 16 वर्षों तक इसकी जानकारी है, तो 1296 से लेकर के 1312 तक। इसी किताब में अलाउद्दीन के दक्षिण भारत का अभियान का वर्णन है, ठीक है, चित्तौड़ का वर्णन है। लेकिन एक बहुत आवश्यक बात यह है कि अमीर खुसरो ने, एक बहुत आवश्यक बात यह है कि अमीर खुसरो ने कहीं पर भी जो रानी पद्मावती की कहानी है, तो रानी पद्मावती की कहानी का कहीं पर भी उसने वर्णन नहीं किया है। ठीक है, आशिका, अगली किताब है आशिका। इसमें देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिजरगाह की प्रेम गाथा है। देवल रानी गुजरात के राजा करण की पुत्री थी। ठीक है, अगला है नू सपेयर। इसमें मुबारक सा खिलजी, का इतिहास है। तुगलकनामा, इसमें गयासुद्दीन तुगलक, का इतिहास है। यह गयासुद्दीन तुगलक का इतिहास है। और अंत में एजाज खुसरवी, ये सूफी संप्रदाय या सूफी मत से संबंधित एक प्रकार की दार्शनिक किताब है। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के खास करके दिल्ली सल्तनत को जानने के जो भी हमें स्रोतों की आवश्यकता है, उन किताबों के नाम है, लेखकों के नाम है, उन किताबों में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हमने आज पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही बनेंगे, और आगे जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? और कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर ग्रुप में, जो ग्रुप है कॉलेज का, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए और ठीक से पढ़ाई करिए। और मुझे लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास नहीं देख रहे हैं, शायद थोड़े बहुत बच्चे क्लास देख पा रहे हैं। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है क्लास देखने में? जब मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोग क्लास नहीं कर रहे हो। अच्छे से पूरी क्लास करिए, ठीक है, अच्छे से रहिए, खुश रहिए।